हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बेटा, देखो लास्ट लेक्चर में अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। तो उसमें लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम देखा था कि किस तरीके से कौन कौन सी रेडिएशंस हमें मिलती हैं, और हमने उसको डिटेल में स्टडी किया था कि हमें उनसे क्या क्या चीजें प्राप्त होती है बेटा, मिलती है। और उसमें हमने क्या किया था, विबग्योर भी देखा था जिसमें विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को भी हमने चेक किया था और ये डिस्कस किया था कि किस लाइट की, किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और किस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन रहता है, इसके बारे में भी हमने बात की थी बेटा। क्लियर है केस। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ ही रिलेटेड होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा हम लोग। क्लियर है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations and Planck's quantum theory, ये केस हम डिस्कस करेंगे बेटा। देखो थोड़ा पहले इस पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे आज कि क्या होता है और किस तरीके से हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं बेटा। क्लियर है। अब देखो पार्टिकल नेचर की जब बात आई तो पार्टिकल नेचर से पहले हम जनरली लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाइगन ने ये बताया था कि जो लाइट है उसका वेव कैरेक्टर होता है, और वेव कैरेक्टर का मतलब क्या है कि उसने डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि पार्टिकल नेचर होता है कि इसका वेव नेचर होता है, इसमें कंफ्यूजन रही। तो उसके लिए क्या किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने चेक करने की कोशिश की कि लाइट का एक्चुअल में कैरेक्टर क्या है, वेदर इट हैज अ पार्टिकल नेचर और इट हैज अ वेव कैरेक्टर। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या होता है बेटा, दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहला एक्सपेरिमेंट जो था बेटा इसमें, दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आती है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम क्या कहते हैं, जो ब्लैक बॉडी है, सपोज करो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको सुनना ध्यान से। वी हैव टेकन अ आयरन बॉल, हमने एक आयरन बॉल ले ली। क्लियर है। और उस आयरन बॉल को स्टार्ट हीटिंग, उसको क्या कर दिया बेटा, हीट करना शुरू कर दिया। जब हमने उस आयरन बॉल को हीट करना शुरू किया तो सबसे पहले आयरन बॉल हमें रेड कलर की नजर आई, रेड कलर। हमने क्या किया, उसको और हीट किया बेटा। ये डेल्टा का सिंबल होता है बेटा, जिसका मतलब होता है हीट या हीटिंग। क्लियर है। और हीटिंग की बेटा इसकी, तो हमें वो क्या मिल गई बेटा, वो चेंज हो गई ब्राइट रेड में। डन। फिर हमने उसको और हीट किया, देन इट चेंजेस टू ऑरेंज। हमने उसको और हीट किया, देन इट चेंजेस टू येलो। हमने उसको और हीट किया, देन फाइनली इट चेंजेस टू ब्लू। तो इस तरीके से उस आयरन बॉल के अंदर कुछ चेंजेस आए बेटा। क्या चेंजेस आए,
जब हम पहले हीट कर रहे थे आयरन बॉल को तो वो रेड कलर की अपीयर हुई। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो, अगर आप चम्मच भी बेटा क्या करते हो, गैस के ऊपर कॉन्टिन्यूसली रखते रहते हो, तो दैट विल अपीयर्स रेड। पहले वो रेड अपीयर होगी, एंड अगर आप उसको फर्दर हीट करते रहोगे और टेम्परेचर देते रहोगे बेटा, उसको और हीट करते रहोगे, देन इट विल अपीयर्स ब्राइट रेड। अगर आप उसको फर्दर हीट करोगे देन इट विल अपीयर्स ऑरेंज। अगर आप उसको और हीट करोगे देन इट विल अपीयर येलो, एंड फाइनली इट टर्न्स टू ब्लू, वो ब्लू हो जाएगी। अब जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट को देखा बेटा, तो हमें पता चला कि जैसे जैसे हम हीट करते जा रहे हैं सब्सटेंस को, इस आयरन बॉल को जैसे जैसे हीट कर रहे हैं, हीट करने के साथ साथ क्या हो रहा है, आपको पता है कि जो आयरन बॉल है, उस आयरन बॉल का जो रेड कलर है पहले वाला, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। और ये मैक्सिमम वेवलेंथ हीट करने के बाद क्या हो रहा है, मिनिमम वेवलेंथ वाली लाइट में कन्वर्ट हो रही है, मिनिमम वेवलेंथ वाले कलर में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब हमें यहां से यह पता चला कि आप किसी भी आयरन बॉल को हीट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा। वेवलेंथ मतलब लैम्डा जो है दैट विल डिक्रीज। लैम्डा क्या करेगी बेटा, उसकी डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ क्या होगी, चेंज होगी। और वेवलेंथ चेंज होने के साथ साथ हमने कह दिया कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी इंक्रीजेस। इंटेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बेटा। इस इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हुए देख के हमने सोचा कि अगर हम फर्दर इसको हीट करते रहेंगे ना, तो जो विजिबल लाइट का केस है बेटा, वो यूवी में चेंज हो जाएगा। आप खुद याद करो स्पेक्ट्रम को, मैंने क्या कहा था कि विजिबल की रेंज होती है, और मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं, मैंने बताया था आपको यूवीआई, ठीक है। यू क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वी क्या है बेटा, विजिबल, एंड आई क्या है, इंफ्रारेड। इन सब में सबसे मिनिमम लीस्ट वेवलेंथ इसकी है बेटा। ये थोड़ा सा बताया है स्पेक्ट्रम, जो हमने लास्ट में चेक किया था, लास्ट लेक्चर में चेक किया था उसका, और मैक्सिमम वेवलेंथ इसकी है बेटा। तो उसने कहा कि अगर आप किसी भी आयरन बॉल को हीट करोगे तो जो विजिबल रीजन था वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, कलर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं विजिबल रीजन के। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब विजिबल रीजन के सारे कलर खत्म हो जाएंगे और अल्ट्रा वायलेट रेज आना शुरू हो जाएंगी, जो हमें दिखेंगी। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होंगी बेटा, हमें आना शुरू हो जाएगी वहां से, कि इस तरीके से ये ट्रेंड शो करेगा। बट हुआ क्या बेटा, एक्चुअल में हुआ ये कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो आयरन बॉल थी उसने ये बिहेवियर शो नहीं किया। उसने ये देखा कि जो विजिबल रेंज से जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है वो ब्लू से कम नहीं गई। तो इस केस को, कॉन्टिन्यूअस केस को हम क्लासिकल थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा क्या हो गया कि जब उसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है बेटा, उस केस के अंदर जो शिफ्टिंग है विजिबल टू यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट के अंदर शिफ्ट है, वो नहीं हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए क्यों नहीं हो रही है, तो हमने क्या किया बेटा, वहां पे दो ग्राफ प्लॉट किए गए। और ग्राफ देखो किस तरीके से प्लॉट किए, ग्राफ ये थे बेटा, देखो दोनों एक ही मैं बता दूंगा बेटा, मैं ग्राफ दोनों के दोनों, ये लिया वेवलेंथ और यहां पे हमने कंसिडर किया बेटा इंटेंसिटी। वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। अब ये ग्राफ जो प्लॉट किए गए बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना, ये राइट से लेफ्ट की तरफ प्लॉट किए गए थे। उन्होंने कहा था कि ये T1 टेम्परेचर है, तो उसपे क्या हुआ बेटा, इस तरीके से ग्राफ बना, पहले वेवलेंथ कम हुई कम हुई कम हुई, फिर एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गई एंड फिर जाके बेटा डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आई हमारी, उसको हम बोल देते हैं लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। अब इस लैम्डा पे वी हैव अ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब हमारा कहने का मतलब यह था कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी जो है वो बढ़नी चाहिए। वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के वाले केस में, ब्लैक बॉडी के लिए, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो,
ठीक है, जैसे आप इसको हीट कर जा रहे हो, एक पॉइंट पे तो इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। वेवलेंथ तो कम हो रही है, नो डाउट, वेवलेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो भी डिक्रीज करना शुरू कर रही है बेटा। क्लियर है? फिर हमने क्या किया, ये ग्राफ T2 टेम्परेचर के लिए प्लॉट किया बेटा, और जब T2 टेम्परेचर के लिए प्लॉट किया तो हमने चेक किया कि ये इंटेंसिटी इसी तरीके से जा रही है बेटा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, मैं दोबारा से बनाता हूं इसको, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखो इंटेंसिटी मैं जैसे प्लॉट कर देता हूं, ये बढ़ रही है बेटा, एंड फिर जाके इस तरीके से केस आ रहा है। मतलब हमने इसको इधर ही देखना है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का कर्व था बेटा वो क्या हो गया, शिफ्ट कर गया लोअर वेवलेंथ की तरफ। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी अब किसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आ रही थी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो इस ग्राफ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअसली नहीं आ रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है बेटा, कि मैक्सिमम वेवलेंथ डिफरेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर आ रही है, और यहां पे T2 जो टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर, वो T1 टेम्परेचर से क्या है बेटा, ज्यादा है। तो इस ग्राफ के कारण क्या हुआ कि हमें पता चला कि इस केस के अंदर की जो लाइट हमें मिल रही है वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं मिल रही है, वो क्या मिल रही है, स्मॉल डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मिल रही है। और हम ये सोचते थे कि जो एनर्जी है, हम सोचते हैं बेटा इस टाइम पे जब ये केस चल रहा था कि जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड इट हैज नो रिलेशन with frequency and wavelength of light। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के साथ। उस टाइम पे हमें यह लगा कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी इंटेंसिटी कम होगी उतनी एनर्जी कम हो जाएगी बेटा। और उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ एनर्जी का बेटा देयर इज नो रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। डन। अब इस बात को जब उन्होंने चेक किया कि अरे हो क्या रहा है, कि हम कह रहे हैं कि जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, लेकिन यहां पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लाइट जो है हमें नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि जो ब्लैक बॉडी होती है, एक जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर ऑफ लाइट और रेडिएशंस, लाइट और रेडिएशंस। ठीक है बेटा, कि जो ब्लैक बॉडी होती है जितनी भी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करेंगी बेटा, वो सारी की सारी रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब कर लेगा और या सारी की सारी रेडिएशन क्या कर देगा, इमिट कर देगा। तो ब्लैक बॉडी की एक खास बात होती है बेटा कि 100% एब्जॉर्बेंस और 100% इमिशन होती है ब्लैक बॉडी के अंदर, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी एनर्जी जो हो वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आए, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना आए बेटा। क्लियर है केस? तो ये हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट था, और हम इस तरीके से उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या लाइट किस तरीके से आती है और किस तरीके का वो बिहेवियर हमें शो करती है वहां पे। डन बेटा? क्लियर है वो कैसे वाला? तो इस तरीके से आप बता सकते हो क्या केस है क्या नहीं है। देखो बेटा, ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का केस, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एनर्जी जो होती है ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है पूरी की पूरी जो उसकी बॉडी के ऊपर फॉल होती है, और सारी की सारी इमिट भी करती है अगर आप उस ब्लैक बॉडी को हीट करते हो बेटा। क्लियर है केस? तो हमने इससे ये आइडिया लगाया कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअसली फॉल नहीं करेगी। अगर वो कॉन्टिन्यूअसली फॉल करे
तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड इट हैज नो रिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। अब क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये तो पता चल गया कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशंस है। मतलब जितनी की लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जितनी लाइट हीट करेंगे उसको और जितनी लाइट फॉल की है वो सारी की सारी अपॉन हीटिंग वो इसको इमिट कर देगी। बेटा क्लियर है केस। अब देखो इसके बाद आपके पास क्या है बेटा, हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। द सेकंड एक्सपेरिमेंट था यहां पे, दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या बेटा, यहां पे ये है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ electrons when light falls on certain metal। अगर लाइट किसी मेटल के ऊपर फॉल करती है तो वो मेटल वो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, लाइट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करे बेटा हमें। क्लियर है। तो वही देखो, अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हमने एक ट्यूब ले ली बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब टाइप, और उसमें एक कैथोड रख दिया इस तरीके से, और इसको अटैच कर दिया हाई टेंशन बैटरी के साथ। यहां पे लगा दिया एमीटर। ये हमारे पास क्या है, एनोड है, और इसको अटैच कर दिया इधर। देन अब क्या होता है, जब लाइट रेडिएशंस फॉल करती है बेटा इस सरफेस के ऊपर, जो क्या माना बेटा हमने इसको, कैथोड, और ये किसकी है, मेटल की बनी हुई। क्लियर है। एंड दिस इज एनोड, ये एनोड है। तो यहां से इस सरफेस से बेटा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दे मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड। एंड ये नेगेटिव था, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एंड दे मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। और इस तरीके से हमें यहां एमीटर पे भी डिफ्लेक्शन शो होती है, मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ है। अगर यहां से लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, तो क्या होगा, लाइट पड़ने पे जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और एमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट की हेल्प से किसी भी मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, वो इजेक्ट इस तरीके से हो सकते हैं। ये सारी जो केस है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसमें मेटल का बड़ा ही स्पेसिफिक रोल होता है। किसका बेटा, मेटल का। जो आप मेटल कंसीडर करोगे यहां पे, दे मस्ट हैव लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईई, ये हम पढ़ेंगे बेटा आगे। लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली जो हम कंसीडर करते हैं बेटा यहां पे, दैट इज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। याद रखना ये तीन मेटल कंसीडर किए जाते हैं जिनके ऊपर ऑर्डिनरी लाइट पड़ते ही ये अपनी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना अपनी सरफेस से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मैं आपको शो कर रहा हूं इस केस में, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कुछ कंडीशन बाउंड थी बेटा, कि ये ऐसे ही है कि कोई भी लाइट पड़े किसी भी मेटल के ऊपर और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ केस नहीं था। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, देखो इन्होंने पहला जो पॉइंट कहा इस केस के अंदर, इस थ्योरी ने पहला पॉइंट ये एक्सप्लेन किया
light of certain fixed frequency when falls on metal surface, then ejection of electron will take place। जब लाइट किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की बेटा उस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो जाके वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब ये नहीं है कि कोई भी लाइट किसी मेटल की सरफेस के ऊपर पड़ जाए और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, क्लियर। तो उन्होंने बोल दिया इस चीज को कि दैट फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for the ejection of electrons is known as थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम जो भी लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, ये लाइट फॉल कर रही है बेटा, तो इस लाइट के पास कम से कम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इफ द लाइट बीम हैज दैट थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, then the ejection of electron will take place, otherwise no electron will be ejected from the surface of metal। और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा मेटल की सरफेस से इजेक्ट नहीं हो पाएगा बेटा। तो ये बहुत क्लियर कट आपको याद रखना है कि किस तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो, या उसके बराबर फ्रीक्वेंसी होगी तो जाके वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा बेटा, क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो इसमें, there is no time lag in striking of light and ejection of electron। इसका मतलब यह है बेटा कि जैसे ही लाइट मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी और फिर क्या होगा बेटा, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे फिर रिमूव होंगे, नहीं। जैसे ही लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, साथ के साथ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं सरफेस से। तो देयर इज नो टाइम लैग, वहां पे कोई टाइम लैग नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। जैसे ही फॉल की वैसे ही क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं सरफेस के ऊपर से बेटा। अब देखो तीसरा केस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स does not depend on intensity of light। kinetic energy depends on frequency of or वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो बेटा थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, सरफेस से निकलेगा, तो सरफेस से निकलने के बाद जो भी सारी एनर्जी मिली होगी, दैट टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी।
और जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन और उनकी काइनेटिक एनर्जी उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है बेटा। क्लियर है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका वेवलेंथ क्या है बेटा। क्लियर है केस? तो ये पॉइंट आपका रखना है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये डिपेंड नहीं करती बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। एंड काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा। क्लियर केस? चलो इसको नोट करो जल्दी से, मैं रब करके इसको नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम लोग। मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं यहां से। देखो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसमें? फोर्थ पॉइंट इस केस के अंदर वो कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल depends on intensity of light। कहता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे बेटा। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल सी सरफेस से, वो डिपेंड करेंगे व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है बेटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे एक चीज याद रखना, बुक्स में बहुत क्लियरली लिखा होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन इज इंडिपेंडेंट of intensity of light per unit area। ये याद रखना बेटा। देखो मैंने दो अलग अलग स्टेटमेंट आपको शो किए हैं यहां पे। एक स्टेटमेंट में मैं आपको कह रहा हूं कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर। अब ये इंटेंसिटी का कई बार बच्चे मतलब नहीं समझते, मैं वो कैसे बताऊंगा क्या होता है बेटा। एंड दूसरे ही में मैं कह रहा हूं बेटा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया, वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बेटा। क्लियर है? अब इस बात को समझो ध्यान से, ठीक है? क्या बात है बेटा, देखो ये यहां पे कहने का मतलब ये है, आपने एक 100 वाट का बल्ब ले लिया, डन। अब 100 वाट के बल्ब की इल्यूमिनेशन कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, वो कितना एरिया कवर कर सकता है। उसने सपोज करो, आपको पता है कि उसकी लाइट पूरी की पूरी यूनिफॉर्म नहीं होगी हर जगह पे। अगर आप बाहर घर के बाहर 100 वाट का बल्ब लगाते हो तो उसकी लाइट धीरे धीरे करके डिम होती चली जाती है ना बेटा। मतलब जहां पे लगा हुआ है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है और धीरे धीरे करके दूर जाओगे तो वो डिम होती चली जाएगी लाइट। क्लियर है? अगर आपने उसी की जगह 200 वाट का बल्ब लगा लिया तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो एरिया कवर करेगी, वो ज्यादा कवर करेगी लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमारे पास एरिया कांस्टेंट है
और इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं हम, तो क्या होगा बेटा, तो आपने बोलना है कि वहां पे जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एरिया तो उतना ही है ना बेटा, और जितने एरिया के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो पहले ही इजेक्ट हो जाएंगे। अब इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद वहां पे इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो क्या होगा बेटा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है केस? तो इसलिए हम बोलते हैं पर यूनिट एरिया दैट विल बी कांस्टेंट। अगर आपको इंजेक्शन चेक करना है और किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ, और वहां पे लिखा हुआ पर यूनिट एरिया दैट विल बी कांस्टेंट। अगर जनरली आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो बेसिकली बेटा डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ नंबर भी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शंस का फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो ये 4 पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें मिले थे बेटा। क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें 2-3 चीजें यहां पे समझ आई। पहला केस था बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है, मैं लिखा भी है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखोगे इस थ्रेशोल्ड का, दैट इज दहलीज। थ्रेशोल्ड बोलते हैं घर की जो दरवाजा होता है, उस जो आपका सबसे बाहर वाला दरवाजा है उसको दहलीज। और कई बार आपने देखा भी होगा बेटा कि शायद हिंदी फिल्मों में देखा होगा आपने कि कई बार बोलते हैं ये दहलीज मत क्रॉस कर देना हमारे घर की, अदरवाइज आप फिर से दोबारा अंदर घर में नहीं आओगे। तो हम जनरली बोलते हैं डोंट क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर होम बेटा। या जैसे राम जी लक्ष्मण जी ने सीता माता के सामने एक लाइन खींची थी, तो दैट वाज द थ्रेशोल्ड कि इसके बाहर मत आना, दहलीज बना दी थी एक। तो वही है कि इससे ज्यादा या इसके बराबर अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है लाइट के अंदर, तो वो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगी, लेकिन अगर इससे कम है तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए किसी भी सरफेस के ऊपर, और उसकी फ्रीक्वेंसी उस इंटेंसिटी वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा सरफेस से। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि और बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि नेक्स्ट जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जो दी थी, वो इस चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि क्या केस है क्या नहीं है। डन बेटा? क्लियर है केस? तो ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केस था बेटा। अब देखो नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास है यहां पे, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब तक हम क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे थे, नाउ वी विल डील विद द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे बेटा। देखो ध्यान से कैसे बात करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे इसमें। हम कहते हैं बेटा यहां पे, थोड़ा रब कर लो इसको पहले। हमने स्टार्टिंग में लिखा था बेटा आज कि हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? अब देखो ये आगे केस। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। सी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। क्लियर है? इसने कहा एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन इज नॉट continuous but is not continuous. They have discontinuous nature and comes in the form of particle like
उस पार्टिकल को बोला, सॉरी पार्टिकल बेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड these packets are known as क्वांटा। क्या बोल दिया बेटा उनको? क्वांटा, मतलब छोटे एनर्जी पैकेट। एंड क्वांटा का मतलब क्या हो गया बेटा आजकल डिफाइन करके? हम बोलते हैं दीज आर एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। एंड sometime we call them photons also। क्या बोलते थे बेटा? फोटोन। वन एनर्जी पैकेट इज नोन एज फोटोन। क्लियर? एंड ईच एनर्जी पैकेट, each quanta is associated with, each quanta is associated with specific energy, and that energy is directly proportional to frequency of light radiations। लिख लो बेटा, ये केस आ गया। अब देखो जो प्लैंक्स था बेटा उसने बहुत स्पेसिफिकली इन दोनों एक्सपेरिमेंट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करके बोला कि यार जो लाइट आ रही है, ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं लाइट के पास, वो फॉल करते हैं सरफेस के ऊपर, एंड देन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। और टाइम लैग क्यों नहीं हो रहा बेटा? क्योंकि जैसे ही फॉल करेंगे सारी एनर्जी मिलती है और बाहर निकल आते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसने कहा कि जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनको हम क्वांटा बोलेंगे, और फोटोन बोल सकते हो या एनर्जी पैकेट्स बोल सकते हो। एंड ईच एनर्जी पैकेट की एक अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, एंड उसको फिर मैथमेटिकली प्रूव भी किया बेटा। उन्होंने लिखा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, and when you remove the proportionality sign then we put h nu बेटा। क्या पुट किया यहाँ पे? h nu। दिस h nu में बेटा जो h है यहाँ पे, इसको नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट वी कॉल इट? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की एक अपनी वैल्यू थी बेटा, that is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू थी, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा। h की वैल्यू है ये, h इज इक्वल टू 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second। तो अब उसने कहा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी या एनर्जी ऑफ क्वांटा होगी वो क्या होगी? E इज इक्वल टू h न्यू। If we have n number of photons, if we have n number of photons, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो क्या होगा बेटा वहां पे? E इज इक्वल टू विल पुट NH न्यू, ये हो जाएगा बेटा। अब देखो इस फॉर्मूले को या इस फॉर्मूले को आप अपने अकॉर्डिंगली बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो बेटा मैं वो करके दिखा रहा हूं। यहां पे आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां से न्यू की वैल्यू बना लो, क्या आ गई? C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बेटा। हम कहते हैं यहां पे पुट कर रहा हूं पहले मैं, E इज इक्वल टू H इंटू C अपॉन लैम्डा। तो देखो मैंने कहा था कि जो एनर्जी ऑफ लाइट है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट बेटा। इसी तरीके से आप इसमें भी पुट कर सकते हो, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का केस, E इज इक्वल टू NH इंटू C अपॉन लैम्डा। तो ये भी केस आगे देखो बेटा।
तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काफी काम आता है ये एक्सप्रेशन बेटा। क्लियर है केस। और E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, जो किसी लाइट से आ रही है और पार्टिकल फॉर्म में आ रही है बेटा। तो इस तरीके से क्या किया गया बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि यहाँ पे ये केस क्या होता है बेटा। ठीक है, कई बार ना एक और वर्ड पूछते हैं, वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। क्लियर बेटा, वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सुनो ध्यान से। ये होती है E इज इक्वल टू N नॉट इंटू एच न्यू, और जो N नॉट है दैट इज अ नंबर ऑफ, या आप सीधा रख लो, दिस N नॉट इज एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर है बेटा, जिसकी वैल्यू आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इतने पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी, या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की, 1 मोल ऑफ लाइट की जो एनर्जी होगी, उसको हम 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वांटम थ्योरी थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी की गई और पता चला कि लाइट जो होती है, लाइट से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो पार्टिकल बिहेवियर भी शो करती हैं। वो छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं, और जिसकी हेल्प से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। क्लियर केस। तो वो केस आया और उस तरीके से हमने क्या कर दिया बेटा, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या हुआ, जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई तो ये एक नई थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी खत्म हो गई थी, अब क्वांटम थ्योरी की बात चल गई थी। तो जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी पढ़ा है बेटा, फिर उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी के बेस पे फिर से एक्सप्लेन किया गया और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया। चलो फिर हम वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो बेटा पूरे को। देखो बेटा, देखो हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के बेस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। और बेटा जो फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मैं कराऊंगा उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। अब देखो बेटा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जो लाइट है कम्स इन स्मॉल एनर्जी पैकेट। लाइट जो आती है बेटा, लाइट कम्स इन अ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स in the form of liquid, in the it comes in the form of small energy packets
and these packets are known as क्वांटा, उनको क्वांटा बोलते हैं बेटा। अब इनकी एनर्जी कितनी है क्वांटा की बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू। when this much energy strikes on the surface of metal, then ejection of electron takes place। तब होगा जब ये एनर्जी किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी बेटा, तो क्या होगा, तब वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। देखो किस तरीके से स्ट्राइक करेगी, मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। यहां पे मैंने मेटल सरफेस ले ली इस तरीके से, क्लियर है, और ये मेटल सरफेस है, सिर्फ मेटल सरफेस बेटा, और इस मेटल सरफेस के ऊपर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे ही एक पैकेट स्ट्राइक किया, जिसकी एनर्जी हमने कितनी मानी है बेटा, एच न्यू, वैसे ही क्या हुआ, यहां से इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया बेटा, बाहर निकल गया। देखो क्लियर, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट कर गया, सरफेस से बाहर निकल गया। अब जो सारी की सारी एनर्जी थी इसकी एच न्यू, दैट एच न्यू एनर्जी इज पॉजेस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, इसके पास एच न्यू एनर्जी होगी। अब देखो कि करता क्या है, ये पहला स्टेप है जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब होगा क्या, देखो सेकंड स्टेप में, यहां पे इसको मैं फर्स्ट स्टेप बोल देता हूं। सेकंड, दिस एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन is used to eject electron, ठीक है, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन थी बेटा एच न्यू, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में काम आ रही है। तो ये जो काम आती है तो हमने क्या बोल दिया, एच न्यू एनर्जी है बेटा। अब क्या होगा, देखो सुनो ध्यान से, ये जो एनर्जी है, पहली बात कि ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाउंड है, बंधा हुआ है बेटा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बंधा हुआ है तो क्या होगा, देखो यहां पे जब ये वाली एनर्जी इस पे स्ट्राइक करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी किसी एनर्जी का बाउंड है ना बेटा। तो कुछ एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर आने के लिए खत्म हो जाएगी, मतलब एक्सपेंड हो जाएगी, कुछ एनर्जी एक्सपेंस हो जाएगी बेटा, उसका खत्म हो जाएगी एनर्जी। जब हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को फॉल कराएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जब इस सरफेस से बाहर आएगा तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी वहां पे। एंड दैट एनर्जी इज नोन एज, हमने बोल दिया एच न्यू नॉट। पूरी की पूरी एनर्जी खत्म नहीं हुई फोटोन की, वो क्या हो गई, एच न्यू नॉट, उसको बाहर निकालने में खत्म हो गई। इसको हम बोल देते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब कि जितनी एनर्जी फोटोन से आई थी वो मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक की, उसने वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के दी, इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी थोड़ी सी खत्म कर दी उस सरफेस से बाहर निकालने के लिए, यूज कर ली बेटा सरफेस से बाहर निकालने के लिए, एंड दैट इज वर्क फंक्शन। उसने कुछ काम किया वहां पे, क्लियर है। एंड जो बाकी, जैसे वो सरफेस से बाहर निकला एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, सारी की सारी एनर्जी उसकी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन बेटा, ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को देखो मैं और एलेबोरेट करता हूं, ठीक है, और डिफरेंट चीजें बताता हूं आपको इस एक्सप्रेशन के बारे में।
देखो ना पहला केस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन है कि न्यू जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो लाइट से फ्रीक्वेंसी मिल रही है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यू नॉट, बिकॉज यहां पे जो न्यू नॉट है बेटा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी तो लाइट के पास होनी चाहिए, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, देन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन है यहां पे इस इक्वेशन में, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बेटा, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। अगर यही कंडीशन कुछ इस तरीके से आती है, सेकंड न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो आप लिख के आओगे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा उस सरफेस से बेटा, क्लियर है। थर्ड देखो यहां पे अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट आता है तो क्या होगा बेटा, जो एनर्जी हमें फोटोन से मिल रही थी, क्वांटे से मिल रही थी, वो सारी की सारी एनर्जी वर्क फंक्शन की फॉर्म में खत्म हो जाएगी। एंड इस केस के अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा उसकी, दैट विल बी जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट का केस आता है बेटा। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी पड़ती है कि किस तरीके से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लाइट के अंदर होनी चाहिए, देन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता किसी भी सरफेस के ऊपर से। डन बेटा। और देखो अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो ऐसा होगा, अगर ये है तो नहीं होगा, अगर बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो जाएगी, बिकॉज सारी की सारी वाली एनर्जी है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये अब उस सरफेस से बाहर निकालने के लिए ही लगा देगा सारी की सारी एनर्जी, एंड देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव लाइक दिस, इट विल ड्रॉप ओवर हियर, यही नीचे गिर जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन, वो आगे मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं है आगे मूव करने के लिए। देन बेटा क्लियर हुआ केस। अब देखो इस इक्वेशन को और मॉडिफिकेशन में डाल देते हैं बेटा। आपको अभी हमने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, ठीक है बेटा। अब जहां पे न्यू लैम्डा केस है, अब मैं कहता हूं C इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो सेम ही रहेगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहां पे हमने न्यू की जगह और न्यू नॉट की जगह हमें दूसरी वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा देखो केस, what you will get over here, h into c upon lambda, h into c upon lambda naught plus half mv square। ये देखो ये फंक्शन क्लियर है केस। अब देखो कई बार क्या करते हैं, इनको एक तरफ ले जाते हैं बेटा, h c कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट हाफ mv स्क्वायर, तो ये भी आता है देखो एक्सप्रेशन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एक्सप्रेशन बेटा। इसी तरीके से आप एक्सप्रेशन ये भी है बेटा, देखो ये भी है और ये भी एक्सप्रेशन है, h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, whether you write ke or you write half mv square, one and the same thing है बेटा। तो ये भी एक्सप्रेशन है इस केस में। तो इस केस के ऊपर बेस्ड बेटा इस तरीके से क्या आते हैं, ये एक्सप्रेशंस बनते हैं, और इन एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल वी विल गेट, हमें न्यूमेरिकल मिल जाते हैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड क्या आते हैं। अब देखो बेटा जब ये क्वांटम थ्योरी आई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो इसने एक बात को और एक्सप्लेन किया
क्या एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ग्राफ प्लॉट किया गया बेटा वहां पे, और ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम बोलते हैं एक मिनिमम एनर्जी तो होगी बेटा जब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमने व्हाई वी स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम हियर टू, यहां से क्यों शुरू किया बेटा ग्राफ, क्योंकि इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए तभी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होगा, मतलब ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, इतनी अगर एनर्जी लाइट के पास होगी देन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। इसने ये बता दिया बेटा। अब इसी के साथ में एक और ग्राफ प्लॉट किया गया, देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लो काइनेटिक एनर्जी विल बी फिक्स्ड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। तो ये केस है बेटा। लेट मी चेक ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया केस, काइनेटिक एनर्जी जो है इंटेंसिटी के साथ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का केस शो करते हैं बेटा। तो हमने ये शो कर दिया कि इस तरीके से आपके पास ये रिलेशन आएगा इस केस के अंदर। तो इस केस के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए बेटा, बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब एक ऐसी थ्योरी आ गई जिसमें हम क्या कर रहे थे, बहुत छोटे लेवल पे जाके, माइक्रोस्कोपिक नैनोस्कोपिक लेवल पे जाके हम पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे थे, और फिर उस स्टडी को हम हायर लेवल पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेवल पे लगाने की कोशिश कर रहे थे। और क्वांटम थ्योरी ने देखो बेटा बहुत बड़ी हैरानी की बात यह थी कि न्यूटन की जो फिजिक्स थी वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल थी। तो हम ये सोचते थे पहले कि जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके भी बड़े बड़े हैवी मासेस हैं, वो सेम बिहेवियर शो करेंगे अगर हम उनको पीसेस करके उनका छोटा सा सेल निकालेंगे। बट क्वांटम थ्योरी ने यह बताया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे पार्टिकल का बिहेवियर जो होता है टोटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द बिगर पार्टिकल। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था बेटा। वहां पे बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे और प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा पार्टिकल्स की, वो चेंज हो जाती हैं क्वांटम लेवल पे जाके। इसलिए ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग रही। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, ये सारे क्या है बेटा, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, और इनको स्टडी करने के लिए हमें क्वांटम की जरूरत पड़ी, और उसका यूज किया गया बेटा, और उसको इजाद किया गया, और उसकी हेल्प से हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन किया बेटा। चलो बेटा नोट करो जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर को, क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया बेटा ये वाला। क्लियर है केस? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं या स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।